अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे PSY 504 विच इज़ कोग्निटिव साइकोलॉजी। इसकी फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन हम देखेंगे और इस वीडियो में है आपके पास 40+ MCQs विद एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस इनके आंसर्स दिए गए हैं और लास्ट पे कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर इनफाइनाइट टाइम। हमने ये बताना है मेमोरी की ऐसी कौन सी टाइप है जो इन्फॉर्मेशन को अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्टोर करती है। अगर हम मेमोरी की टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 3 ही टाइप्स हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इन तीनों मेमोरी की टाइप्स को हम देख लेते हैं, कौन सी मेमोरी की टाइप में इंफॉर्मेशन कितने टाइम पीरियड के लिए स्टोर रहती है। फर्स्ट भी हमारे पास आ गया सेंसरी मेमोरी। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन विच कम्स थ्रू आवर सेंसेशन एंड होल्ड इट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अच्छा, सेंसरी मेमोरी में क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन से आएगी उसको स्टोर किया जाएगा और इसकी स्टोरेज होती है फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम, मींस कुछ टाइम पीरियड के बाद ये इन्फॉर्मेशन डिके हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। अगर हम सेंसेशन की बात करें तो हमारी सेंसेशन 24/7 हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं, ठीक है। विजुअल इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब ऐसे नहीं होता कि ये सब की सब इन्फॉर्मेशन ही मेमोरी में स्टोर रखी जाए, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन साथ साथ डिके होती जाती है अनटिल अनलेस कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम सुनते हैं तो उसकी फर्दर आगे प्रोसेसिंग होके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी और नेक्स्ट आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। अदरवाइज़ रूटीनली जो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो विद इन फ्यू सेकेंड्स ख़त्म हो जाती है। अब जो हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो उसकी जो टाइम पीरियड है दैट इज़ अबाउट लेस दैन 1 सेकेंड और जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है इसका टाइम पीरियड है दैट इज़ अप टू 5 सेकेंड्स, ठीक है। मींस मैक्सिमम जो हमारा टाइम पीरियड है सेंसरी इन्फॉर्मेशन का वो 1 to 5 सेकेंड है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी द कैपेसिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द माइंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखती है, लेकिन इसका टाइम पीरियड सेंसरी मेमोरी से ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म मेमोरी से कम है। इसका ड्यूरेशन हमारे पास दिया गया है 20 सेकेंड्स। ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स के लिए हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन स्टोर रख सकते हैं। लाइक अगर कोई लेक्चर दिया जा रहा है और हमें साथ साथ अंडरस्टैंडिंग है कि लेक्चर में क्या बात बताई जा रही है तो इसका मतलब है कि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन अगर लेक्चर लेने के 1 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद भी हमें याद रहता है कि हमें क्या चीज़ बताई गई थी लेक्चर में, क्या कॉन्सेप्ट हमें बताए गए थे, तो वो हमारा इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई है। क्योंकि 20 सेकेंड्स के बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम याद रख सकते हैं तो दैट्स मीन कि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की इन्फॉर्मेशन है। लॉन्ग टर्म मेमोरी रेफर टू अनलिमिटेड स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी स्टोरेज अनलिमिटेड है, मींस बहुत सी चीज़ें हमें याद होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई बचपन की इवेंट है, कोई आपकी पुरानी यादें हैं वो आपको याद होंगी, आप उनको रिट्राइव कर सकते हैं, तो दैट इज़ योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। Refer to unlimited storage of information to be maintained for long period even for life, for example memory of childhood event। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कौन सी इन्फॉर्मेशन मेमोरी हमारी इन्फॉर्मेशन को अनलिमिटेड टाइम के लिए स्टोर करती है, इनफाइनाइट टाइम के लिए स्टोर करती है, तो दैट्स मीन लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। एंडरसन 1974 परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द लाइट इफेक्ट, द फैन इफेक्ट, द परफॉर्मेंस इफेक्ट, द सीलिंग इफेक्ट। ओके, एंडरसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे फ़ैन इफेक्ट पे। और अगर हम फ़ैन इफेक्ट को थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें, रफली सा एक आइडिया हम इसका देख लेते हैं। फ़ैन इफेक्ट का मतलब ये है कि आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में हासिल कर लेंगे इतना ज़्यादा उसका एरर रेट बढ़ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी एक डिज़ीज़ को डिटेल से याद कर लिया, ठीक है, डिटेल से आपने उसको देख लिया, उसके साइंस सिम्टम देख लिए, उसकी पैथोफिजियोलॉजी देख ली, उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया। मीन्स आपने डिफरेंट चीज़ें उस चीज़ के बारे में, एक डिज़ीज़ के बारे में पढ़ ली हैं। फिर बाद में जब आपको डिस्क्राइब करने को कहा जाता है या आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है उस डिज़ीज़ के बारे में, तो फिर आपको क्या होगा, मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, एरर रेट बढ़ जाएगा, आप उसको ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकोगे। मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो आपने इन्फॉर्मेशन ली थी वो भी आपके किसी काम की नहीं है। इसमें क्या हुआ कि आपके जितने भी आइडियाज़ थे वो आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज़ द फैन इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी लास्ट फॉर मोर देन 20 सेकेंड्स। तो इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो 20 सेकेंड्स के बाद भी हम रिट्राइव कर सकें, इसका मतलब है कि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरगेटिंग अकर्स ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। हमने बताना है कौन सी ऐसी थेरी है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन डीके हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। डीके थेरी, इंटरफेरेंस थेरी, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, नेचर ऑफ फॉरगेटिंग के बारे में हमारे पास दो ही थेरीज दी गई हैं, डीके थेरी एंड इंटरफेरेंस थेरी। जो सेकंड है हमारे पास रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस थेरी की सब टाइप्स हैं। तो हम देख लेते हैं डीके थेरी में क्या होता है। डीके थेरी फॉरगेटिंग अकर विद द पैसेज ऑफ टाइम। डीके थेरी में क्या होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी डीके होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये हमारा डीके थेरी के अंदर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई इवेंट अटेंड किया है 1 वीक बिफोर, तो उसकी मेमोरीज़ आपको अच्छी तरह से याद होंगी। आपने कहाँ पे आप गए थे इवेंट अटेंड करने के लिए, आपका क्या ड्रेस कोड था, आपके कौन कौन से फ्रेंड्स इनवाइटेड थे, आपकी क्या कन्वर्सेशन हुई थी, लाइक योर इमोशंस एसोसिएटेड विद दैट इवेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपको याद होगी। लेकिन अगर आप सेम इवेंट को याद करने की कोशिश करें आफ्टर 2 वीक्स और आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, तो फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को ठीक से याद नहीं कर सकेंगे। जो उसके मेजर इवेंट्स होंगे वो तो आपको याद रहेंगे, बट उसकी जो माइनर डिटेल्स होंगी वो आपको भूलना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि हमारी इन्फॉर्मेशन वक्त गुजरने के साथ साथ फेड हो गई है, ये वक्त गुजरने के साथ साथ हमें चीज़ें भूल गई हैं, तो ये हमारी डीके थेरी के अंदर आता है। सेकंड हमारे पास है इंटरफेरेंस थेरी। इंटरफेरेंस थेरी में क्या होगा, मेमोरी फॉर अदर थिंग्स और परफॉर्मेंस ऑफ अनदर टास्क इंटरफेयर विद मेमोरी। इंटरफेरेंस थ्योरी में ये होता है कि जब हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कोई न्यू टास्क हम लर्न करते हैं, तो जो हमारी मेमोरी में ऑलरेडी लर्न टास्क होते हैं, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपस में इंटरफेयर करते हैं और उस इंटरफेरेंस की वजह से हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। इंटरफेरेंस थ्योरी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब इन दोनों को भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि बहुत से एमसीक्यूज़ वो इन दोनों में से बनाते हैं, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में से। अब रेट्रोएक्टिव में क्या होगा, रेट्रो मीन लेटर अकरिंग, लेटर अकरिंग इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर विद अर्लियर इन्फॉर्मेशन। रेट्रोएक्टिव में क्या होगा कि जो हम बाद में इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो पहले वाली इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करेगी। अब किस तरह इंटरफेयर करेगी कि जो रेट्रो अकरिंग है, जो लेटर अकरिंग इन्फॉर्मेशन है, वो तो हमें ठीक तरह से याद रहेगी, लेकिन जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन है वो हमें भूलना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने न्यू मोबाइल लिया है और आप उसका नंबर याद करते हैं, तो आपको नए वाला मोबाइल नंबर तो अच्छी तरह से याद रहेगा, लेकिन जब आप पुराने वाले मोबाइल नंबर को याद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ठीक से याद नहीं होगा। दिस इज़ रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। Now what is proactive interference? This is totally opposite to the retroactive interference. Pro mean पहले वाली, ठीक है, थोड़ा सा इसको नाम के साथ आपने इसको एसोसिएट कर लेना है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि जो आपकी पहले वाली इन्फॉर्मेशन होगी दैट विल इंटरफेयर विद द लेटर अकरिंग इन्फॉर्मेशन। अब किस तरह से इंटरफेयर करेगी कि जो आपकी पहले वाली इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको ठीक तरह से याद रहेगी, लेकिन जो बाद में आने वाली इन्फॉर्मेशन है उसको आप ठीक तरह से याद नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, आपने अपना एड्रेस चेंज किया है, तो जब आप एड्रेस लिखते हैं तो आप वही वाला एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर लिखना शुरू कर देंगे जो आपका पुराना एड्रेस था। लाइक न्यू हाउस एड्रेस आपको लिखने में, मेमोराइज़ करने में मुश्किल हो रही है। दिस इज़ द प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। क्वेश्चन था हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरगेटिंग अकर्स ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है, दैट इज़ डीके थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फीचर इन अटिंगसन एंड शिफ्रन मेमोरी मॉडल। अच्छा, अटिंगसन एंड शिफ्रन ने जो हमें मेमोरी मॉडल दिया था, इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जब भी हमें कोई इनपुट स्टिमुलाई मिलती है, कोई हमें बाहर से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो जाती है हमारे सेंसरी रजिस्टर के अंदर, ठीक है। सेंसरी रजिस्टर या हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन में जाती है और सेंसरी मेमोरी में जाएगी। उसके बाद अगर हम उस पर अटेंशन देंगे तो वो हमारे शॉर्ट टर्म स्टोर में चली जाएगी, शॉर्ट टर्म स्टोर से आगे फर्दर वो लॉन्ग टर्म स्टोर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसमें कन्वर्जन स्टोर हमारा नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वी कैन रिमेंबर मीनिंग ऑफ थिंग्स। मेमोरी की ऐसी कौन सी टाइप है जिसमें हमें चीज़ों के मीनिंग्स याद रहते हैं या हमारे कॉन्सेप्ट्स ठीक होते हैं, फैक्ट्स वगैरह में याद होते हैं। सेंसरी मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, सीमेंटिक मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी। सेंसरी मेमोरी को तो हमने पहले देख लिया। सेंसरी मेमोरी रेफर टू द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी रिसीव फ्राम आवर सेंसेस। जो हमारी सेंसेस के ज़रिए से इंफॉर्मेशन आती है वो हमारी सेंसरी मेमोरी में स्टोर होती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल सीइंग अ बर्ड, हीयरिंग अ ट्रैफिक हॉर्न एक्सेट्रा। और सेंसरी मेमोरी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम होता है। और जो फर्दर 3 टाइप्स हमारे पास दी गई हैं, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की फर्दर सब टाइप्स हैं। अब इन सब को हम बारी बारी देख लेते हैं। एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है, ये आपकी मेमोरी है किसी भी एक इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप रीट्राइव कर सकें। इन्वॉल्व द एबिलिटी टू लर्न, स्टोर एंड रीट्राइव इंफॉर्मेशन अबाउट रीसेंट और पास्ट इवेंट। फॉर एग्जांपल मेमोरी ऑफ अ डिनर विद फ्रेंड, मेमोरी ऑफ योर बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड। मीन्स किसी भी एक इवेंट की इंफॉर्मेशन अगर आप रीट्राइव कर सक रहे हैं तो ये आपकी आएगी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंटिक मेमोरी। सीमेंटिक मेमोरी डिस्क्राइब और ऑर्गेनाइज नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, हमारा जो वर्ल्ड के बारे में एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है, या हम रिकलेक्शन करते हैं अपने आइडियाज़ की, कॉन्सेप्ट्स की, फैक्ट्स की, जिसको हम जनरली कहते हैं, हम इसको जनरल नॉलेज कहते हैं। अगर हम किसी मैथमेटिकल फार्मूला को मेमोराइज़ कर सकें, अगर हम कोई अलजेब्रिक फार्मूला याद कर सकें, या हमें कोई हिस्ट्रिकल डेट्स वगैरह याद हों, तो ये हमारी सारी चीज़ें आती हैं सीमेंटिक मेमोरी के अंदर। लास्ट में हमारे पास है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब ये है कि इसमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है रिगार्डिंग हाउ टू परफॉर्म अ सर्टन टास्क, हाउ टू परफॉर्म अ प्रोसीजर। ठीक है, कि कोई भी प्रोसीजर, कोई भी स्किल हमने किस तरह से परफॉर्म करना है, इसकी जो सारी मेमोरी स्टोर होगी वो हमारी आती है प्रोसीजर मेमोरी के अंदर। फॉर एग्जांपल हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, हाउ टू राइड अ कार, ये वाली जो मेमोरी है ये हमारी प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आएगी। क्वेश्चन था हमारा, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वी कैन रिमेंबर मीनिंग ऑफ थिंग्स। तो मीनिंग ऑफ थिंग्स हमें याद होते हैं सीमेंटिक मेमोरी में, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू एलन बैडलेज मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी, विजुअल मेमोरी परटेन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एलन बैडले के मॉडल में विजुअल मेमोरी परटेन करती है विजुअल स्पैटियल स्केच पैड को, और इसकी डिटेल भी आगे फर्दर हम देख लेंगे, किसी एक स्लाइड में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग थेरी प्रेजेंट्स दैट फॉरगेटिंग इज़ ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। कौन सी मेमोरी हमें ये कहती है कि हमें चीज़ें भूल रही हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। तो इसको हमने डिटेल में पहले भी देख लिया, ये हमारी है डीके थेरी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंप्यूटर चेस प्रोग्राम। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, MAPP कंप्यूटर चेस प्रोग्राम है। और समटाइम पेपर में वो कह देते हैं MAPP स्टैंड फॉर, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसकी थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। MAPP स्टैंड फॉर मेमोरी एडेड पैटर्न परसीवर, और ये एक कंप्यूटर चेस प्रोग्राम है। साइमन एंड गिल मार्टन एक्सटेंडेड द डी ग्रूट वर्क एंड दे मेड अ कंप्यूटर चेस प्रोग्राम। साइमन और गिल मार्टन ने डी ग्रूट के काम को फर्दर आगे बढ़ाया, उसको एक्सटेंड किया और उन्होंने कंप्यूटर चेस प्रोग्राम बनाया। दे मेड 572 चंक्स, उन्होंने टोटल 572 चंक्स बनाए थे विद डिफरेंट पैटर्न फ्राम 2 to 7 पीसेज ईच। तो ये जो थोड़ी सी डिटेल है ये आपने याद रख लेनी है। समटाइम्स वो पूछ लेते हैं कि उन्होंने कितने चंक्स बनाए थे। 572 चंक्स थे। MAPP की एब्रीवेशन आपने याद रखनी है, और किसने इस पर काम किया है, किसने इसको एक्सटेंड किया है, ये आपने थोड़ी सी डिटेल इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अटिंगसन एंड शिफ्रन प्रेजेंटेड द। अटिंगसन और शिफ्रन ने हमें मेमोरी मॉडल दिया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। मेयर एंड शेन वेल्डेड परफॉर्म्ड क्लासिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। इन्होंने हमें एसोसिएटिव प्राइमिंग के बारे में बताया था। एसोसिएटिव प्राइमिंग मीन्स यूजिंग टू स्टिमुलाई दैट आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद वन अनदर। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड का अगर हम नाम लेंगे तो बटर ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। जिस तरह कैट एंड माउस, तो ये हमारा एसोसिएटिव प्राइमिंग में आता है, जिसमें हम दो चीज़ों को आपस में एसोसिएट कर लेते हैं, दो स्टिमुलाई को एसोसिएट कर लेते हैं, पेयर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। स्ट्रेस एंड एंजाइटी अफेक्ट सेल्फ एफिशिएंसी। स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे सेल्फ एफिशिएंसी को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, इसका अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। हाउ मैनी डिजिट्स कैन बी लर्न थ्रू चंकिंग। तो पहले हम देख लेते हैं चंकिंग क्या चीज़ है। चंकिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द ब्रेन डिवाइड द सिग्निफिकेंट डिटेल इनटू मोर माइनर यूनिट्स और चंक्स। चंकिंग में हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमें डिटेल दी जाती है उसको हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मेकिंग देम ईजियर टू रिटेन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी।
और चंकिंग एक मेथड है टू इंक्रीज़ कैपेसिटी। थ्रू चंकिंग वी कैन लर्न 21 डिजिट्स एट अ टाइम। चंकिंग के ज़रिए से हम 21 डिजिट्स एक ही टाइम में याद रख सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है आपने ये याद रखना है 380489565345, तो इसको आप इस तरह से याद नहीं कर सकते पूरी लाइन को। लेकिन अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, छोटे छोटे माइनर यूनिट्स में हम इसको डिवाइड कर दें, छोटे छोटे चंक्स में हम डिवाइड कर दें, लाइक 380, 489, 565, 345, तो इसको मेमोराइज़ करना हमारे लिए इजी है। तो चंकिंग का मतलब ये है कि हम डिटेल को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं फॉर बेटर मेमोराइजिंग। दिस इज़ चंकिंग। और चंकिंग के ज़रिए से हम 21 डिजिट्स को एक ही टाइम में याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी चंक्स मास्टर प्लेयर ऑफ चेस हैव स्टोर्ड इन देयर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो मास्टर प्लेयर होते हैं उनके माइंड में 10,000 to 1 लाख चंक्स स्टोर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। हु कंडक्टेड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इंफॉर्मेशन इन वर्किंग मेमोरी एज इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी। ओके, वॉग एंड नॉर्मन ने इस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे और इन्होंने ये कहा था कि हम इंफॉर्मेशन को वर्किंग मेमोरी में ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। MCQs वेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। MCQs हमारी एग्जाम्पल है रिकग्निशन की, कि मीन्स इसमें आपको 4-5 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और आपने इसमें से बताना होता है कौन सा ठीक ऑप्शन है। रिकग्नाइज आपने करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, रिकग्निशन। क्वेश्चन 17 है। अ चंक इज़ फिल इन द ब्लैंक यूनिट। चंक हमारे पास एक मेमोरी यूनिट है। क्वेश्चन 18 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्मॉल कैटेगरी एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की। हमने बताना है कि जो सबसे बॉटम लेवल पे कैटेगरी होती है इसको हम क्या कहते हैं। सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी, बेसिक लेवल कैटेगरी, सब ऑर्डिनेट कैटेगरी, लोअर लेवल कैटेगरी। तो इसके लिए पहले हम कैटेगरी देख लेते हैं, कैटेगरी की क्या डेफिनेशन है और लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन क्या है। ये भी मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में वो दे देते हैं, लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन लिखें, या वो डिफरेंस दे देते हैं सब ऑर्डिनेट कैटेगरी एंड बेसिक लेवल कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। विद एग्जाम्पल आपने बताना होता है। तो कैटेगरी का क्या मतलब है। कैटेगरी रेफर टू अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट शेयरिंग द सेम एसेंशियल फीचर, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, फर्नीचर एंड फ्रूट एट्सेट्रा। कैटेगरी में क्या होता है कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें लगता है कि ये एक जैसे फीचर्स आपस में शेयर करते हैं, उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, उनकी एक कैटेगरी बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि बर्ड्स जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो फ्लाई कर सके, जिसके विंग्स होंगे। हमने एक उसकी फीचर्स बताए ना कि इसको हम बर्ड्स की कैटेगरी में डाल देंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, स्पैरो को भी हम बर्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं, हम ईगल को भी बर्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं, पैरट को भी हम बर्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, कैटेगरी जब हमने बना ली तो डिफरेंट चीज़ों को जो सेम फीचर्स शेयर कर रही हूँ वो उस कैटेगरी के अंदर फिट आ जाते हैं। अब इस तरह फर्नीचर की हम एक कैटेगरी बना देते हैं, फ्रूट की हम एक कैटेगरी बना देते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एडिबल है, जो जिसका जूसी टेस्ट होगा, जिसको हम खा सकते हैं, मतलब उसकी हमने एक कैटेगरी बना दी तो उसमें फ्रूट आ जाएगा और फ्रूट के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन देखें तो हमारे पास 3 तरह की कैटेगराइजेशन है। सब ऑर्डिनेट कैटेगरी, बेसिक लेवल कैटेगरी एंड सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी। अब हम इन तीनों की डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे जो हमारे पास कैटेगरी है, जो टॉप लेवल पे कैटेगरी है, वो हमारी है सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी। ठीक है, जो टॉप वाली है वो सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी है। इट इज़ अ लार्जर कैटेगरी एट द टॉप ऑफ हिरार्की। सबसे जो बेसिक लेवल, फर्स्ट लेवल पे, टॉप लेवल पे हम कैटेगरी बनाते हैं वो सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी होती है। फॉर एग्जांपल हमने एक कैटेगरी बना दी फर्नीचर, या टूल्स हमने एक कैटेगरी बना दी, या व्हीकल हमने एक कैटेगरी बना दी है। सेकंड पे हमारे पास आएगी बेसिक लेवल कैटेगरी। बेसिक लेवल कैटेगरी हमारी इंटरमीडिएट कैटेगरी होगी। लाइक हमने ऊपर बताया था ना कि जो आपका है फर्नीचर है वो सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी है। फर्नीचर की आपने कैटेगरी बनाई है, तो बेसिक लेवल कैटेगरी में क्या होगा कि हम कहेंगे टेबल, चेयर, ये हमारी बेसिक लेवल में आ गया कैटेगरी में। थर्ड पे हमारे पास आती है सब ऑर्डिनेट कैटेगरी। सब ऑर्डिनेट कैटेगरी क्या होती है, इट इज़ द स्मॉल कैटेगरी एट द बॉटम ऑफ हिरार्की। मीन्स जो सबसे लोएस्ट लेवल पे कैटेगरी होगी उसको हम सब ऑर्डिनेट कैटेगरी कहेंगे। सुपर ऑर्डिनेट में हमने कहा फर्नीचर एक कैटेगरी है,
बेसिक लेवल में, इंटरमीडिएट में हमने कहा टेबल, चेयर ये कैटेगरी है तो वही फर्नीचर की आगे से फर्दर डिवीजन, लेकिन वो एक बेसिक लेवल पे आ गई। और जो लास्ट है सब ऑर्डिनेट कैटेगरी, उसमें हमने कहा कि कॉफ़ी टेबल या हमने कहा डाइनिंग चेयर, मींस उसको भी आगे से फर्दर हमने डिवीजन कर दी, तो ये हमारी सब ऑर्डिनेट कैटेगरी में आ गया। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्मॉल कैटेगरी एट द बॉटम ऑफ हियरार्की, तो जो हमारी स्मॉल कैटेगरी है वो है सब ऑर्डिनेट कैटेगरी, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, रिकग्निशन इज़ बेटर एंड ईजीएस्ट टास्क देन, रिकग्निशन जो है ये एक ईजी टास्क है एज़ कम्पेयर टू रिकॉलिंग। रिकग्निशन में तो ये है कि जस्ट आपने रिकग्नाइज़ करना है ना, आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने पहचानना है कि इसमें से कौन सा ठीक आंसर है। जिस तरह हमारे MCQs होते हैं तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दे दिए और आपने रिकग्नाइज़ करना है इसमें से करेक्ट वाला कौन सा है। जबकि जो रिकॉलिंग है, रिकॉलिंग में आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, आपने खुद से अपनी मेमोरी को में से चीज़ें याद करनी होती हैं कि क्या इसके अंदर आता है। जिस तरह हमारी फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, तो फिल इन द ब्लैंक रिकॉलिंग की एग्जांपल है कि उसमें आपने खुद से अपनी मेमोरी से वर्ड लेके आना है कि इस ब्लैंक के अंदर कौन सा वर्ड आता है। कोई आपको हिंट नहीं दिया जाएगा, कोई आपको ऑप्शंस इसमें नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, इन PQ4R मेथड P स्टैंड फॉर। अच्छा, PQ4R हमारी एक स्टडिंग एप्लीकेशन है या हमारी एक स्टडिंग टेक्निक है। इसमें हम देख लेते हैं PQ4R में ये स्टैंड फॉर क्या है। कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट हम एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसमें जस्ट हम इसकी एब्रीवेशन देखेंगे। P स्टैंड फॉर प्रीव्यू, Q स्टैंड फॉर क्वेश्चन, और जो हमारे पास 4R है इसके अंदर, इसमें 4R में R स्टैंड फॉर रीड, रिफ्लेक्ट, रिसाइट एंड रिव्यू। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है P स्टैंड फॉर, तो P स्टैंड फॉर प्रीव्यू, जिसमें हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस पूरा जो हमारा लेसन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, फिल इन द ब्लैंक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, फिल इन द ब्लैंक हमारी रिकॉल की एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड हेयर एंड नाउ मेमोरी, जो हमारी शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी होती है इसको हम हेयर एंड नाउ मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट मोमेंट में ऑपरेट कर रही होती है। memory that we use to function is called short term working memory. It operates in the present moment, that's why it is called here and now memory. क्वेश्चन नंबर 23 है, फिल इन द ब्लैंक इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का वाइटल पार्ट है वो अटेंशन है, क्योंकि हम कोई भी टास्क, कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक हम उस पर अटेंशन नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, जॉन मिलर प्रेजेंटेड मैजिक नंबर, फिल इन द ब्लैंक। ओके, जॉन मिलर ने हमें प्रेजेंट किया था मॉडल ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी का मॉडल इन्होंने हमें दिया था। और जॉन मिलर ने ये कहा था कि जो नंबर 7 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द लिमिट ऑफ हाउ मेनी आइटम्स कैन वी कीप इन आवर मेमोरी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि 7 नंबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक लिमिट है जितने हम आइटम्स अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। +-2 की हाँ इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, रेंज है, मीन्स कुछ लोग जो हैं वो 7 +2 9 आइटम्स को अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, और कुछ पर्सन जो हैं वो 7 - 2 दैट इज़ 5 आइटम्स को अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो जो मैजिक नंबर था वो इसने 7 प्रेजेंट किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट रेफर्स टू द एक्टिवेटिंग पार्ट ऑफ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन या एसोसिएशन इन मेमोरी जस्ट बिफोर कैरिंग आउट एन एक्शन और टास्क। तो ये प्राइमिंग के बारे में हमें बताया गया है, जिसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू एलन बेडले विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी। ओके, एलन बेडले का जो मॉडल है वर्किंग मेमोरी से रिलेटेड, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ही क्लेम दैट देर आर 4 कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी। एलन बेडले ने वैसे इनिशियली जो मॉडल दिया था ना, उसके 3 कंपोनेंट्स थे, फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेटियल स्केच पैड एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। एपिसोडिक बफर को बाद में उन्होंने ऐड किया था। फर्स्ट पे हमारे पास जो है फोनोलॉजिकल लूप, इसमें क्या होगा, इट डील्स विद ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। फोनोलॉजिकल लूप हमारी ऑडिटरी जो इन्फॉर्मेशन होगी इसके साथ डील करेगा, और इसको फर्दर हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, फोनोलॉजिकल स्टोर में एंड आर्टिकुलेटरी प्रोसेसेस में। फोनोलॉजिकल स्टोर में इंफॉर्मेशन होती है होल्ड्स वर्ड्स वी हियर, और जो आर्टिकुलेटरी प्रोसेस होता है इसमें इट अलाउ अस टू रिपीट वर्ड इन अ लूप। तो रफली से आपने याद रखना है, फोनोलॉजिकल लूप में हमारी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और जो विजुअल स्पेटियल स्केच पैड है ये हमारी
विजुअल और स्पैटियल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल हमें याद है कि हमने अपनी गाड़ी को कहाँ पार्क किया था, या फॉर एग्जांपल हमें अपने घर से ग्रॉसरी स्टोर तक का रास्ता याद है, तो ये क्या है, विजुअल स्पैटियल स्केच पैड के अंदर है, जिसमें हमारी विजुअल और स्पैटियल इन्फॉर्मेशन स्टोर है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या है इसमें, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ कॉग्निशन प्रोसेसेस। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ये करता है कि जो हमारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको सप्रेस कर देता है, और ओवरऑल ये कंट्रोल कर रहे हैं। एपिसोडिक बफर जो बाद में ऐड किया गया है, ये एक एज अ ब्रिज काम करता है, प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो हमारा मॉडल है एलन बैडले का, इसमें फोनोलॉजिकल लूप भी है, विजुअल स्पैटियल स्केच पैड भी है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी है। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। डी ग्रूट रोट अ बुक ऑन चेस इन 1965। द नेम ऑफ बुक वाज। डी ग्रूट ने बुक लिखी थी और इस बुक का नाम था थॉट एंड चॉइसेस इन चेस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। विकन्स, बॉर्न एंड एलन कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू शो। विकन, बॉर्न और एलन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस पे, और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हमने पहले भी देख लिया है। इसमें क्या होता है कि जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन होती है, अर्लियर इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर करती है बाद में आने वाली इन्फॉर्मेशन के साथ, और ये इंटरफेयर किस तरह से करेगी कि पहले वाली इन्फॉर्मेशन तो हमें ठीक तरह से याद रहेगी, लेकिन जो बाद में आने वाली इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें भूल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। हु कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट एंड इंडिकेटेड दैट फॉरगेटन मेमोरीज स्टिल एग्जिस्ट। तो नेल्सन ने इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था कि जो हमें चीज़ें भूल जाती हैं वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन वो इतनी वीक होती हैं कि हम उनको रिट्राइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। आर मेमोरी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय आर फिल इन द ब्लैंक क्लूज। जो हमारी मेमोरी होती है ये कॉन्टेक्चुअल क्लूज से इन्फ्लुएंस हो रही होती है। मीन्स अगर हम उसी सेम कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, सेम सिनेरियो में अगर हम जाएंगे दोबारा से, तो हमें इन्फॉर्मेशन ठीक से याद आना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने बचपन की कोई बात ठीक से याद नहीं है, लेकिन अगर आप दोबारा से वहाँ जाते हैं, अपने पुराने घर के एड्रेस पे जाते हैं, तो साथ साथ आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमारा घर था, यहाँ पे पार्क था, यहाँ पे हम खेलते थे, इधर हमारे फ्रेंड का घर था। मीन्स उस कॉन्टेक्स्ट में जाके आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं, तो हमारी मेमोरी इन्फ्लुएंस होती है कॉन्टेक्चुअल क्लू से। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। Give as much gap as you can between reading and rereading. This phenomena is related to encoding variability, spacing effect, review, elaboration. अच्छा, ये जो हमारे पास चीज़ें दी गई हैं ये हमारे पास है एप्लीकेशन फॉर स्टडिंग। अगर स्टडिंग टेक्निक्स है हमारे पास, इन सब को हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास है इनकोडिंग वेरिएबिलिटी। इनकोडिंग वेरिएबिलिटी का मतलब ये है लर्न द सेम मटेरियल इन डिफरेंट रूम। इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक ही चीज़ को याद करना है डिफरेंट रूम्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक जगह पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, तो फिर हमने क्या करना है, कुछ टाइम के बाद हम राउंड लेके स्टडी करना शुरू कर दें, हम थोड़ा लोकेशन चेंज करके देख लें। मींस आप इन्फॉर्मेशन को जो इनकोड कर रहे हो उसको आपने चेंज करना है, उसके मेथड को आपने चेंज करना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिंग इफेक्ट। स्पेसिंग इफेक्ट में क्या आता है, गिव एज मच गैप एज यू कैन बिटवीन रीडिंग एंड री रीडिंग। स्पेसिंग का मतलब ये है कि आपने रीडिंग और री रीडिंग के दरमियान में गैप देना है। अब स्पेसिंग इफेक्ट से क्या होगा कि ये एक पावरफुल फिनोमेना है, और स्पेसिंग इफेक्ट से जो इन्फॉर्मेशन हमें याद रहेगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमें इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू। रिव्यू जो हमारे पास है ना PQ4R मेथड, उसमें से एक R को लिया गया है। रिव्यू का मतलब होता है गो थ्रू इट मेंटली, आंसर क्वेश्चन। इसमें आपने पूरा मेंटली जाना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, डिटेल्स लेसन में आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, और आपने क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करनी है। एलेबोरेशन का मतलब होता है मेक मेंटल मैप्स अबाउट द लर्न मटेरियल। आपने एलेबोरेट करना है, जो आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हो। आप खुद से मैप्स बनाने की कोशिश करें, कोई डायग्राम्स बनाने की कोशिश करें, और इसके अलावा आप अपने किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करें आपने क्या पढ़ा है। तो ये सारी टेक्निक्स हमारी आती हैं एलेबोरेशन के अंदर। क्वेश्चन था हमारा कि अगर हम रीडिंग और री रीडिंग के दरमियान में गैप देते हैं, तो ये हमारा आता है स्पेसिंग इफेक्ट के अंदर, विच इज़ ऑप्शन बी। और ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी हैं। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं एप्लीकेशन फॉर स्टडिंग बताएं, या टेक्निक्स फॉर स्टडिंग बताएं, या इनकोडिंग वेरिएबिलिटी क्या है, तो ये डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। मेमोरी ऑफ स्किल्स एंड टास्क इज़ कॉल्ड। जो हमारी मेमोरी होती है कोई भी स्किल परफॉर्म करने के लिए,
उसको हम कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। इसको हमने पहले भी देख लिया था। प्रोसीजरल मेमोरी हमारी होती है कोई भी टास्क परफॉर्म करने से रिलेटेड। जिस तरह हमें पता है कि हमने किस तरह से कार चलानी है, किस तरह से हमने मोटरसाइकिल राइड करना है, तो ये हमारी चीज़ें आती हैं प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर। फर्स्ट पे हमारे पास है एक्सप्लिक्ट मेमोरी। इनको हम डिटेल्स में देख लेते हैं। एक्सप्लिक्ट मेमोरी हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी होती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी है। और जो एपिसोडिक मेमोरी है ये एक्सप्लिक्ट मेमोरी की ही फर्दर टाइप है। सब टाइप ऑफ एक्सप्लिक्ट मेमोरी रेफर टू रिमेम्बरिंग। अच्छा, एक्सप्लिक्ट कॉन्शियस मेमोरी है और एपिसोडिक मेमोरी रेफर सब टाइप ऑफ एक्सप्लिक्ट मेमोरी रेफर टू रिमेम्बरिंग डिटेल्स ऑफ एन इवेंट। जिस तरह हमने पहले बताया कि अगर आपने कोई मेमोरीज हैं ऑफ योर फ्रेंड बर्थडे पार्टी, तो ये आपकी आएंगी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर, जिसमें आपको पूरे इवेंट की डिटेल याद है। इम्प्लिक्ट मेमोरी हमारी होती है मेमोरी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। और इम्प्लिक्ट मेमोरी की फर्दर टाइप आती है प्रोसीजरल मेमोरी, जिसमें हमने बताया है कि हमने कोई भी प्रोसीजर, कोई भी टास्क, कोई भी स्किल किस तरह से परफॉर्म करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। मेमोरी ऑफ मीनिंग ऑफ मेमोरी टू एन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के लिए मेमोरी का मीनिंग है फाइंडिंग कीज़। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। द साइकोलॉजिकल टाइम ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी का साइकोलॉजिकल टाइम है दैट इज़ अबाउट 20 सेकेंड। एंड इफ़ यू आर एबल टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन आफ्टर 20 सेकेंड देन इट्स मीन कि अब इन्फॉर्मेशन हमारी जा चुकी है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है अलीना इज़ सफरिंग फ्राम इमेंसिया विच ऑफ हर मेमोरी इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड। इमेंसिया मीन्स कि उसको किसी एक इवेंट की डिटेल याद नहीं है, तो इसका मतलब है कि शी इज़ सफरिंग फ्राम एपिसोडिक मेमोरी इनकी डैमेज है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। सेंसरी मेमोरी की डिटेल हमने देख ली, जो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, जो सेंसेशन से हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, फॉर एग्जांपल सीइंग अ बर्ड, हीयरिंग अ ट्रैफिक हॉर्न। और जो एपिसोडिक मेमोरी है इसमें हमारी एबिलिटी होती है कि हम किसी इवेंट की डिटेल को डिस्क्राइब कर सकें, इवेंट की डिटेल हमें याद होती हैं। सीमेंटिक मेमोरी में हमें चीज़ों के मीनिंग्स याद होते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज हमें याद हैं, कोई हमें हिस्ट्रिकल डेट्स वगैरह याद हैं, फैक्ट्स याद हैं, जनरल नॉलेज हमें याद है, ये हमारा सीमेंटिक मेमोरी में आएगा। और प्रोसीजर मेमोरी में हमारा आएगा कि किस तरह से हमने कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, कोई स्किल परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू राइड अ कार, हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो हमारी वर्किंग मेमोरी है वो सेम है ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 37 है टिप ऑफ टंग फिनोमेना। टिप ऑफ टंग फिनोमेना हमारा होता है रिकॉल में, कि जिसमें चीज़ हमारे बिल्कुल माइंड में आ जाती है बट हम उसको बोलने में हमें मुश्किल हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। जीन पिजेट प्री ऑपरेशनल स्टेज रेंजेस फ्राम। जीन पिजेट ने हमें कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई थी और टोटल हमारे पास ये हैं 4 स्टेजेस। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास आती है सेंसरी मोटर स्टेज, और सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड है 0 to 2 ईयर। सेकेंड हमारे पास आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड है 2 to 7 ईयर। और थर्ड पे हमारे पास है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड है 7 to 11 ईयर्स। और लास्ट पे हमारे पास है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 11 ईयर्स टू ऑनवर्ड। और प्री ऑपरेशनल सेकेंड वाली स्टेज है और इसका टाइम पीरियड 2 to 7 ईयर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। आफ्टर 20 सेकेंड वट वी कैन रिमेंबर इज़। 20 सेकेंड्स के बाद भी जो इन्फॉर्मेशन हमें याद रहे उसको हम कहते हैं दिस इज़ आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिगार्डेड एज परमानेंट स्टोर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है इसको हम कहते हैं परमानेंट स्टोर ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें आपकी पुरानी मेमोरीज़ जो होंगी, आपके चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हैं, सब चीज़ें इसके अंदर स्टोर होती हैं। इनफाइनाइट स्टोर है ये। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41। लोकाई आर द प्लूरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये प्लूरल है लोकस का, विच मीन्स लोकेशन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 42। अ ग्रुप शेयरिंग सेम एजेंशियल फीचर में रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक ऐसा ग्रुप जो कि एक जैसे एजेंशियल फीचर्स शेयर कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी की हमने डिटेल पहले देख ली है और लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। स्कैमा इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स शेप और फॉर्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। चंकिंग इज़ अ वे ऑफ इंक्रीजिंग द फिल इन द ब्लैंक ऑफ वर्किंग मेमोरी। चंकिंग के जरिए से हम कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डुअल कोड थ्योरी। क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। डुअल कोड थ्योरी हमने बताना है। डुअल कोड थ्योरी सजेस्ट दैट ह्यूमन कोग्निशन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 प्रोसेसेस। डुअल कोड थ्योरी क्या कहती है कि हमारी जो कोग्निशन है, हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं, ये 2 प्रोसेसेस में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है।
विजुअल एंड वर्बल। अभी जो हमारे दोनों प्रोसेसेस हैं विजुअल और वर्बल, ये अलग अलग काम करेंगे और अलग अलग अपने फंक्शंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। विजुअल सिस्टम हमारा डील करता है ग्राफिकल इंफॉर्मेशन के साथ, और जो हमारा वर्बल सिस्टम है इट डील्स विद द लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन हमने देखा था कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक जैसे फीचर्स शेयर कर रहे हों उनको हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं, और क्वेश्चन में हमने बताने हैं बेनिफिट्स ऑफ कैटेगराइजेशन कि अगर हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है कैटेगराइजेशन रिड्यूसेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। कैटेगराइजेशन की वजह से एक एनवायरनमेंट की कम्प्लेक्सिटी ख़त्म हो जाती है। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 7 मिलियन कलर्स बट वी कैन कैटेगराइज इन 7 कलर्स। अब हमारे पास वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 7 मिलियन कलर्स हैं, लेकिन हमने कैटेगराइज करके क्या कर दिया, इन 7 मिलियन कलर्स को जस्ट 7 में कैटेगराइज कर दिया है। अब 7 में कैटेगराइज किया है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर हम ग्रीन कलर देखें तो ग्रीन कलर के डिफरेंट शेड्स हैं, लाइक सी ग्रीन, बॉटल ग्रीन, लेकिन हमने क्या कर दिया, कैटेगराइजेशन कर दिया कि ये ग्रीन कलर है तो बहुत सारे जो ग्रीन कलर के शेड्स होंगे वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि एक एनवायरनमेंट की कम्प्लेक्सिटी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगराइजेशन इज़ मीन बाय विच ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। फॉर एग्जांपल बर्ड इज़ अ कैटेगरी। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। जिस तरह की हमने बर्ड की कैटेगरी बना दी तो कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लाई कर सकती है, जिसकी विंग होंगे, हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है तो हम कहेंगे हाँ हाँ ये बर्ड है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी हो गया। कैटेगराइजेशन रिड्यूसेस द नीड फॉर कांस्टेंट लर्निंग। एक दफ़ा हमने कैटेगरी बना दी तो हमें फिर फर्दर कांस्टेंट लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। कैटेगराइजेशन हेल्प अस डिसाइड अप्रोप्रिएट एक्शंस। कैटेगराइजेशन हेल्प अस ऑर्डर एंड रिलेट ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स इसके याद रखने हैं बेनिफिट्स ऑफ कैटेगराइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैन इफेक्ट क्या है। द फैन इफेक्ट इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना under the branch of cognitive psychology where recognition time और error rate increases। जिसमें क्या होगा, error rate ज़्यादा हो जाएगा as more information about concept is acquired। जैसे जैसे हम किसी एक concept के बारे में information ज़्यादा हासिल करते जाएंगे ऐसे ऐसे उसमें क्या होगा, एरर रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। द वर्ड फैन रेफर टू द नंबर ऑफ एसोसिएशन को रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल द मोर थिंग्स दैट आर लर्न अबाउट अ कॉन्सेप्ट द लॉन्गर इट टेक्स टू रिट्राइव एनी ऑफ दोज फैक्ट। ठीक है कि एक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली, बाद में जब हमें कहा जाएगा कि अच्छा इसको डिस्क्राइब करें तो हमारे लिए अब इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करना मुश्किल हो जाएगा। मीन्स हमारे माइंड में अब मिक्सिंग होना शुरू हो गई है सारी उसकी नॉलेज की। नेक्स्ट हमारे पास है PQ4R मेथड। PQ4R method, this is an important studying technique, और PQ4R derives its name from the 6 phrases it advocate for studying in a chapter in a textbook। अगर हमने किसी भी लेसन को याद करना है, कोई भी चैप्टर हमने याद करना है तो हम PQ4R मेथड के ज़रिए से उसको इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं। अब इसमें P स्टैंड फॉर प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब ये है क्रिएट अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट दिस चैप्टर इज़ अबाउट। प्रीव्यू में हम क्या करेंगे, एक रफ आइडिया ले लेंगे, सारा हम देख लेंगे कि जो चैप्टर है ये हमारा किस चीज़ के बारे में है। क्वेश्चन में क्या होगा, मेक क्यूरीज बेस्ड ऑन हेडिंग। क्वेश्चन में हम क्वेश्चंस बनाएंगे, क्यूरीज बनाएंगे हेडिंग्स की बेस पे। लेसन में जितनी हेडिंग्स दी गई हैं उसकी बेस पे हमने अपनी कोई क्यूरी बना ली। रीड में क्या होगा कि हम पूरा जो हमारे पास लेसन है, पूरा पैराग्राफ है, उसको हम केयरफुली रीड आउट करेंगे, ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन यू हैव मेड अबाउट इट। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने एक दफ़ा पूरी फ्रेज़ को पढ़ लिया, पूरे लेसन को हमने पढ़ लिया, अब हम उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे जो हमने पहले बनाए थे। रिफ्लेक्ट में लिंक विद वर्ड्स यू ऑलरेडी नो। रिलेट विद प्रायर नॉलेज। रिफ्लेक्ट में क्या करेंगे कि जब हमने लेसन को पढ़ लिया तो जो हमारे माइंड में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, जो हमारा प्रायर नॉलेज है, उसके साथ हम इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ इसको रिलेट करेंगे। रिसाइट में हम रिकॉल करेंगे, और रिव्यू में आता है गो थ्रू इट मेंटली। एक दफ़ा आपने बुक क्लोज़ कर ली तो अब आपने मेंटली से देखना है कि अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, और आपने उसके में क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट PQ4R मेथड। ये आपने इसकी एब्रीवेशंस याद रखनी है, और 1 लाइन आपको पता होना चाहिए रीड क्या है, रिफ्लेक्ट क्या है, रिव्यू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन सेंसरी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें भी आपको 2-3 लाइन्स याद होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ें हैं, जो सेंसरी मेमोरी है, इट इज़ द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। सेंसरी मेमोरी हमारी टेम्परेरी स्टोर करती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। इसकी कैपेसिटी हाई होती है लेकिन इसका ड्यूरेशन कम है। जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है वो लेस देन 1 सेकंड के लिए स्टोर रहती है, और जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो रहती है फॉर फ्यू सेकंड अप टू 5 सेकंड। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये ब्रीफ स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है।
इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है और टाइम पीरियड इसका है 20 सेकेंड्स। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है, परमानेंटली उसमें स्टोर रहती है। ये एक अनलिमिटेड इसकी कैपेसिटी है और इसका टाइम पीरियड जो है ये डेज़, ईयर्स, मंथ्स, लाइफ टाइम के लिए इसका टाइम पीरियड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन लिस्ट स्टडी मेथड्स। स्टडी मेथड्स हमारे पास है मेथड ऑफ लोकाई, PQ4R मेथड, जिसको हमने पहले भी देख लिया। मेथड ऑफ लोकाई में मींस हम इसको मेथड ऑफ लोकाई में क्या होगा कि ये एक मेनिमोनिक टेक्निक है जिसमें हमें जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आइटम्स हमने याद रखने होते हैं उनको हम मेंटल इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं विद स्पेसिफिक पोजीशंस और लोकेशन। नेक्स्ट हमारे पास PQ4R मेथड है, इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एलेबोरेशन का मतलब होता है कि आपने एलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है टू योर फ्रेंड। फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि आपने फ्रेंड को एक्सप्लेन कर लिया, डायग्राम्स बना ली, लेबल कर लिया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं एलेबोरेशन के अंदर। स्पेसिफिक इफेक्ट का मतलब है कि आपने रीडिंग और रीडिंग के दरमियान में गैप देना है फॉर लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग। और इनकोडिंग वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि आपने इंफॉर्मेशन को डिफरेंट जगह पे इनकोड करना है, लोकेशन चेंज करके। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ अटिंगसन एंड शिफ्रन मेमोरी मॉडल, और इसमें है अटिंगसन एंड शिफ्रन मेमोरी मॉडल के अकॉर्डिंगली जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप इस डायग्राम को याद रखेंगे तो साथ में एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिख लेंगे। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हमारी सेंसरी रजिस्टर में जाती है, और सेंसरी रजिस्टर में अगर हम उसको इन्फॉर्मेशन पे अटेंशन देंगे तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी से फर्दर आगे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। और इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी सेंसरी रजिस्टर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इन तीनों में इन्फॉर्मेशन फॉरगेट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन सिमेंटिक एंड प्रोसीजरल मेमोरी। सिमेंटिक और प्रोसीजरल मेमोरी का हमने डिफरेंस बताना है। सिमेंटिक और प्रोसीजर ये दोनों हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सिमेंटिक मेमोरी होती है ये हमारी कॉन्शियस होती है या डिक्लेरेटिव होती है, मीन्स हम इसमें चीज़ों को कॉन्शियसली एफर्टली रिट्राइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंक्लूड मेमोरी ऑफ फैक्ट्स ऑफ जनरल नॉलेज एटसेट्रा। सिमेंटिक मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है, जो हमारे जनरल नॉलेज है, जो हमारे फैक्ट्स के बारे में नॉलेज है, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमारा नॉलेज है। इसकी एग्जांपल्स आप देख लें, फॉर एग्जांपल रिमेंबरिंग हिस्ट्रिकल डेट्स या रिमेंबरिंग अ मैथमेटिकल फार्मूला, ये आएगा सीमेंटिक मेमोरी के अंदर। और प्रोसीजरल मेमोरी में क्या होता है, ये हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी होती है, नॉन डिक्लेरेटिव होती है। अनकॉन्शियस का मतलब ये है कि आपको इसको कॉन्शियसली रिट्राइव करने की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें इंक्लूड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क और स्किल। जिस तरह आपने किस तरह से एक बाइसिकल चलाना है, किस तरह से आपने कार राइड करनी है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन को कॉन्शियसली रिट्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये अनकॉन्शियस मेमोरी है जो कि आपकी स्टोरेज होती है कि आपने कोई भी टास्क, कोई भी स्किल किस तरह से परफॉर्म करना है। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट PSY 504 विच इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी फाइनल टर्म प्रिपरेशन। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आपको जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मिड टर्म, फाइनल टर्म, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह आई विल मेड इट अवेलेबल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।